नमस्कार दोस्तों, मैं केशव राणा श्री कृष्णा अकेडमी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा बैंकिंग से रिलेटेड है। ये समष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 से लिया गया एक टॉपिक है जिसमें हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बैंकिंग जो सबसे हमारा क्या अभिप्राय है, तो इसको हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसमें हमारा जो बैंक का जो प्राचीन प्राचीन जो इतिहास है उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारा सर्वप्रथम जो बैंक था वो कौन सा था और वो किस प्रकार से हमारा काम करता है। और इसमें जो हमारा केंद्रीय बैंक है जिसको आरबीआई और जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। और कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि हमारा सीआरआर क्या है, एलआरआर क्या है, आपका जो बैंक रेट है वो क्या है, रेपो रेट क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों देखो, व्हाइट बोर्ड है तो जितना मेरे से हो सकता है मैं इस पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको जितना मेरे से बन पा रहा है मैं इस बोर्ड के ऊपर दे पा रहा हूँ। यदि डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इसकी पीडीएफ या पीपीटी बनाकर आपको प्रोवाइड करवा पाता, लेकिन आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, उसको मैनेज करते हुए हम चलेंगे। आगे भविष्य में जरूर हम डिजिटल बोर्ड लेंगे तो और अच्छी जानकारी और प्रोवाइड करवाएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए और आपका मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, उसका तहे दिल से आपको धन्यवाद है। तो दोस्तों हम देखते हैं बैंक क्या है। तो बैंक क्या होता है? बैंक ऐसी एक संस्था है, मान लो एक कोई कंपनी है जिसके अंदर क्या करते हैं हम अपने जो जमा है यानी कि अपने जो पैसे हैं उसको डिपॉजिट करते हैं। उसको अगर हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, इसके अंदर कोई पैसों को डिपॉजिट करते हैं तो हमको ये एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। या फिर हम बैंक से क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और ये हमारे को बदले में क्या है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी संस्था को क्या हम क्या बोल देते हैं, बैंक का नाम दे देते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों के जमा यानी कि डिपॉजिट स्वीकार करती है। इसके बदले में वो ऋण यानी कि लोन्स देती है। ऐसी संस्था जो किसी देश के वित्तीय व्यापार में भागीदारी हो, बैंक कहलाती है। बैंक की दो तीन खासियत है, इसके अंदर दो तीन खासियत है। जिस तरीके की आप देखोगे कि बैंक किसे कहते हैं, तो पहले बात तो ये है हमारी कि वह लोगों के जमा को स्वीकार करती है और उनको क्या है, उसके बदले में ब्याज प्रोवाइड करवाती है। हो सकता है कि ये जो टॉपिक है बैंकिंग, ये थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, तो थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा। ये संस्थाएं क्या करती हैं, ये लोगों के जमा स्वीकार करती है और उनके बदले में ब्याज प्रोवाइड करवाती है यानी कि इंटरेस्ट को प्रोवाइड करवाती है। ये संस्थाएं लोगों को ऋण देती है और उसके बदले में फिर ब्याज लेती है। इसी तरीके से जो मॉनेटरी जो टर्म्स है ये इसके अंदर चलती रहती है। और विदेशी व्यापार के अंदर ये हमारे यहाँ पर जो विदेशी व्यापार जो चलते हैं, लेन देन के जो कार्य चलते हैं, ये वित्तीय सहायता प्रदान कराती है और ये काफी इंपॉर्टेंट जो भागीदारी है उसके अंदर निभाती है। हमारे यहाँ दो प्रकार की जो है बैंकिंग सेवाएं पाई जाती है। ये संस्थाएं दो प्रकार की है। पहली जो संस्था है संगठित बैंकिंग संरचना है, और इसका संगठित यानी कि बैंकिंग जो शब्द का जो प्रयोग है, बैंकिंग जो शब्द का प्रयोग है ये केवल संगठित बैंक के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये हमारे लिए कि संगठित बैंक का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, यानी कि संगठित बैंक का जो नाम है, यानी कि ये संगठित बैंक के लिए किया जाएगा। बैंक का जो प्रयोग नाम है हमारा वो संगठित बैंक के लिए ही किया जाता है, असंगठित बैंक के लिए नहीं किया जाएगा। असंगठित बैंकों के लिए हमारे जो साहूकार और जो महाजन है, जिनको मनी लेंडर्स के नाम से जाना जाता है, वो इसके अंदर आते हैं। इनका क्या कार्य होता है? संगठित बैंक कौन है, यानी कि आप ये देख रहे हो भारत के अंदर जो स्थापित बैंक है ये सारे के सारे हमारे क्या है, संगठित बैंक के ही उदाहरण है। अच्छा, संगठित बैंक क्या है? अच्छा, बैंक हम बोलेंगे तो किसको बोल रहे हैं? ऐसे तो हमारी एलआईसी भी है, क्या ये बैंक का कार्य कर रही है? क्या डाकघर है, क्या ये बैंक का कार्य कर रही है? देखो, एलआईसी के अंदर हम पैसे को डिपॉजिट कर लेते हैं। क्या हम चेक द्वारा क्या पैसे को निकाल सकते हैं? नहीं, चेक द्वारा हम पैसे को नहीं निकाल सकते। तो ये क्या बैंक का कार्य करेगी? नहीं। तो एलआईसी मॉनेटरी टर्म के अंदर तो कार्य कर रही है। हम यहाँ पर पैसे को तो डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन पैसे को नहीं निकाल पा रहे, इसलिए हम इसको बैंक नहीं बोल सकते।
ऐसे ही हमारा डाकघर है, तो डाकघर के अंदर भी हम क्या करते हैं, पैसे को, हालांकि शायद इसमें हम पैसे को निकाल लेते हैं, लेकिन मॉनेटरी टर्म के अंदर हम इसमें भी पैसे डिपॉजिट करते हैं, लेकिन चेक द्वारा पैसे को नहीं निकालते, तो इसके अंदर भी पैसे को नहीं निकाला जाता, इसलिए इसको भी हम बैंक के रूप में नहीं रखते। संगठित बैंक क्या है? ये जो संस्थाएं दो प्रकार से काम करती है, असंगठित बैंक है जो तुम्हारा, और संगठित बैंक। संगठित बैंक क्या है? संगठित बैंक का जो निर्माण है ये कानूनी तौर पर किया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका भी कानूनी, असंगठित बैंक का जो कार्य है वो कानूनी तौर पे नहीं किया गया, लेकिन ये इनके नियंत्रण में नहीं रहती। संगठित बैंक का जो निर्माण है वो कानूनी तौर पर तो किया गया है, और जबकि आप तुम देखोगे असंगठित बैंक का निर्माण जो क्या है, आपसी विश्वास पे किया जाता है। जो संगठित बैंक है, माफ करना ये गलती से लगा दिया, संगठित बैंक का जो निर्माण है वो कानूनी तौर पर तो किया जाता है, और जो असंगठित बैंक है ये आपसी विश्वास पर किया जाता है। कुछ जो मनी लेंडर्स है ये आपसी विश्वास के ऊपर कार्य करते हैं, आपसी विश्वास के ऊपर कार्य करते हैं। संगठित बैंक है ये सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण के अंदर काम करते हैं, और जबकि असंगठित जो बैंक है ये केवल व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के से मुक्त होकर काम करते हैं, ये यानी कि फ्री है, लेकिन कुछ गाइडलाइन के हिसाब से इनको कार्य करना पड़ता है, बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली इनको कार्य करना पड़ता है। दोस्तों अब हमारे कुछ स्वतंत्रता से पहले कुछ बैंक थे, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात क्या इसके अंदर जो टर्म है, जो चेंजेस थे वो क्या आए हैं। सबसे पहले बात बताते हैं, आधुनिक जो बैंक का आरंभ था सन 1157, जो इटली के अंदर बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना को माना जाता है, यानी कि सबसे पहला जो बैंक था 1157। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम के लिए, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 1157 में क्या हुआ था, इटली के अंदर क्या है, 1157 में वेनिस की स्थापना की गई थी, बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई थी। और उसके बाद फिर भारत के अंदर जो बैंकिंग का विकास था, डेवलपमेंट है, भारत के अंदर जो डेवलपमेंट विकास है उसको हम देखते हैं। प्रथम बैंक यानी कि चरण 1 के अंदर देखेंगे हम, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। प्रथम बैंक था तो भारत के कलकत्ता सन 1770, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सन 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान से हुआ, यानी कि इसका जो हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो बैंक खुला वो कहां पर, कलकत्ता के अंदर, सन 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से ओपन हुआ। इसके बाद आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई, और उसने अपनी सहूलियत के लिए क्या करा, 3 बैंक जो ओपन करी इन्होंने, प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी बैंक को क्या करा इन्होंने ओपन करा। और इसने क्या है, पहला जो बैंक था, पहला बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1806 के अंदर बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित करी। दूसरी जो बैंक थी इन्होंने 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से स्थापित करी। तीसरी जो बैंक थी 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास के नाम से स्थापित करी। और ये सारी की सारी जो बैंकें थी ये ब्रिटिश के अधीन, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन ही कार्य करा करती थी। और ये क्या करती थी, ये जो इनका जो क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इनके अधीन काम कर रही थी, तो उनको नोट जारी करने का भी पूरा हक था कि ये नोट जारी भी कर सकती थी। अच्छा, फिर इनका क्या था कि ये बैंक था कि आपस में 3 बैंकों को खोल दिया गया, लेकिन ये बैंक क्या है, एक तरीके पूरी तरीके से फिल ऑफ हो गई, और क्या है, इनको क्या कर दिया गया, एक ही बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया, और इसी बैंक का नाम हमने क्या रख दिया गया, इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापित कर दिया गया। इसी का नाम क्या बदल के क्या कर दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। आज जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो आप
नाम देखते हो यही एसबीआई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखोगे 1894 के अंदर 1894 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक 1894 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई और सन 1901 के अंदर पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1930 के अंदर क्या हुआ? 1930 के अंदर एक केंद्रीय बैंक की जो कमेटी थी, जांच समिति के गठन होता है। उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है, एक बैंक समिति होनी चाहिए कि देश के अंदर जो व्यापार चल रहा है उसका रख रखाव तो करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि एक केंद्रीय बैंकिंग जो जांच समिति थी उसका गठन करो। तो उन्होंने गठन करा और 1934 के अंदर यानी कि 1934 के अंदर एक बैंक का क्या करा, गठन किया और ये एक बैंक बनाई, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका एक अधिनियम पारित किया, ध्यान रखना 1934 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक को अधिनियम को पारित किया और इसका जो इम्प्लीमेंट है 1 अप्रैल 1935, भारतीय रिजर्व बैंक को 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसका कार्य करना शुरू कर दिया गया। आप देखोगे 1 जुलाई 1955 के अंदर राष्ट्रीयकरण हुआ और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर इन्होंने क्या रख दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर इन्होंने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। यानी कि आप देख सकते हैं एसबीआई इतना पुराना बैंक है, एसबीआई पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है, ये बहुत पुराने बैंक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर हमने एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो बताई गई है, ये आप और देखोगे। सबसे पहला बैंक था जो, एक बार मैं पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला जो बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 में स्थापित हुआ। बैंक ऑफ बंगाल 1806 के अंदर स्थापित हुआ। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 के अंदर स्थापित हुआ। बैंक ऑफ मद्रास 1843 के अंदर स्थापित हुआ। बैंक इलाहाबाद बैंक 1865 के अंदर स्थापित हुआ। अवध कमर्शियल बैंक है, ये 1881 के अंदर स्थापित हुआ। पंजाब नेशनल बैंक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है आपका स्टेट जो एग्जाम से आपके, या फिर दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी ऐसे एग्जामों के अंदर पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई वगैरह के जो एग्जाम है, पंजाब नेशनल बैंक के जो एग्जाम्स वगैरह हैं उनके अंदर काफी बार पूछा गया है। पंजाब नेशनल बैंक का जो बैंक स्थापित कब हुआ? 1894 के अंदर। बैंक ऑफ इंडिया 1906 के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1911 के अंदर। इंपीरियल बैंक 1921 के अंदर। बैंक ऑफ मैसूर 1931 के अंदर। एसबीआई 1955 के अंदर। आईडीबीआई बैंक 1964 के अंदर। एक्सिस बैंक 1993 के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक 1994 के अंदर। एचडीएफसी बैंक 1994 के अंदर। ये दोनों बैंक 1994 के अंदर है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो भारतीय जो सबसे बड़ी बैंक है वो आपकी केंद्रीय बैंक है, जो हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हम ये जान लेते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है। प्राइमरी डिपॉजिट ये होती है कि वाणिज्यिक बैंक को हम समझते हैं पहले कि वाणिज्यिक, या सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं केंद्रीय बैंक क्या है और वाणिज्यिक बैंक क्या होती है। वाणिज्यिक बैंक है यही हमारे जो आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है जिसको हम केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं, और उसके बाद हमारे वाणिज्यिक बैंक है, इनमें से जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका एसबीआई बैंक हो गया, ये सब आपके क्या है, वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक के नाम से ये जाने जाते हैं। दोस्तों अब इसमें देखोगे सबसे बड़ा जो आरबीआई जैसे हमारा केंद्रीय यानी कि सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। आप देखोगे इसका क्या है,
ये सर्वोच्च बैंक है, यानी कि सबसे बड़ा बैंक है हमारा, और सभी वाणिज्यिक बैंक इसी के अधीन कार्य करते हैं। यानी कि जो केंद्रीय बैंक के नीचे सभी जो वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल बैंक है वो इसके अधीन ही काम करेंगे। इसकी जो पॉलिसीज हैं, जो ये केंद्रीय जो बैंक है, जो पॉलिसीज बनाएगा, सब कमर्शियल बैंक उसी के अंडर काम करेंगे। केंद्रीय बैंक है मुद्रा की जो पूर्ति पर नियंत्रण करता है। केंद्र ये क्या करेगा, जैसे अगर भारत के अंदर मुद्रा की कमी होती है तो ये क्या करता है, केंद्रीय बैंक क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण यानी कि इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। यह विदेशी जो कोष होता है उसकी रक्षा करता है, संरक्षण करने का काम करता है। विदेशी जो मॉनेटरी फंड होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ से जो विदेशी जो भी व्यापार हो रहा है, यानी कि विदेशी जितने भी पर्यटक जो स्थल है, जैसे कि कल हम इंडिया गेट गए, वहां से जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, तो वहां से जो भी विदेशी मुद्रा आ रही है तो उसका जो संरक्षण रखने का काम है वो सब हमारा क्या करता है, ये केंद्रीय जो बैंक है वो इसका संरक्षण रखने का कार्य करता है। और वह घरेलू जो मुद्रा है उसके विनिमय दर का जो नियंत्रण है वही है हमारा केंद्रीय जो बैंक है वो काम करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई ये क्या करेगा, जो केंद्रीय जो बैंक है हमारा, ये पूरा के पूरे हमारे सिस्टम को संभालता है। सारी नीति सारी पॉलिसीज हमारा सेंट्रल बैंक करता है और इसी के हिसाब से हमारा वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक चलता है। और ये नोट जारी करने का कार्य करता है। और इसके विपरीत हम देखेंगे ये जो नोट जारी करने का काम करता है, इसके विपरीत आप देख रहे हो जो वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो कमर्शियल बैंक है, ये वित्तीय संस्थान यानी कि रुपए को खाली जमा कर सकते हो और ऋण यानी कि लोन्स वगैरह को क्या है उपलब्ध कराएंगे, एबिलिटी कराएंगे उसकी, ठीक है। यानी कि जमा स्वीकृति करते हैं और किसी को लोन प्रोवाइड करवाना है उसका काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ रेट्स होते हैं वो भी हमारा सेंट्रल बैंक ही काम करता है, उन रेट को प्रोवाइड करवाने का काम भी हमारा सेंट्रल बैंक ही तय करता है। जिस तरीके से हमारा जो केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को काम करता है, ये उसका सर्जन करने का काम करता है, उसका रखरखाव करने का काम करता है। मूर्ति जो मुद्रा की जो पूर्ति है उसका योगदान करने का काम करेगा केवल। ये विदेशी मुद्रा जो कोष है उसका संरक्षण तो नहीं करता, परंतु उसके लाभ कमाने की दृष्टि से उसका रखरखाव, उसकी सहायता प्रदान कराने का काम हमारा कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। उसका रखरखाव करने का काम करेगा, यानी कि मान लो कुछ पैसा आ गया तो उसको संभाल के रखकर हमें क्या है डिपॉजिट कर दिया किसको, केंद्रीय सरकार को, तो ये काम करेगा। नोट तो ये जारी नहीं करेगा, नोट केवल हमारी केंद्रीय सरकार जारी करेगी। दूसरा कुछ हमारा है कुछ हमारे को रेट है, ये जो पता होना चाहिए। काफी बार आपको ये जो परेशानी है काफी बार आपने न्यूज वगैरह में भी सुनी होगी कि रेपो रेट बढ़ गया है हमारा, रिजर्व रेट बढ़ गया है हमारा, कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले हम सीआरआर की बात करते हैं। सीआरआर क्या है हमारा, तो दोस्तों ये सीआरआर क्या होता है, ये एक ऐसी नकदी है जो क्या है कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। मान लो उदाहरण के लिए मैं क्या करता हूं, अगर यदि मेरे पास 100 रुपए है तो ये क्या करेगा, इसका एक रेट फिक्स होता है। मान लो कि मैंने क्या करा, 10% एक सीआरआर मैंने फिक्स कर दिया, और ये 10% मैंने अगर सीआरआर फिक्स करा, क्योंकि हमारे जो वाणिज्यिक बैंक है यानी कि जो हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से काम करेंगे, हमें लोन प्रोवाइड करवाना है तो किस तरीके से लोन प्रोवाइड करवाएगा। मैंने क्या करा, 100 रुपए जमा कर दिए और 100 में से 10% मैंने सीआरआर जमा करा, तो सीआरआर अगर मैंने 10% जमा करा तो मेरे पास अब 90 रुपए बचे, और 10% मैंने सीआरआर काट कर रख दिया तो मेरे पास 10 रुपए। अब मैं सीआरआर यानी किसी को अगर लोन देने का काम करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन 10 रुपए में से दूंगा और 90 रुपए संभाल कर रखूंगा। क्योंकि अगर कोई मेरे पास पैसे मांगने के लिए आ भी जाता है तो मैं क्या इसी में से अपने जो पैसे हो वो वापसी करूंगा, ठीक है। इसका एक सिस्टम होता है अलग, क्योंकि ये परसेंट है, ये इसके हिसाब से चलता रहेगा जो भी क्रेडिट देने का काम है, क्योंकि एक साथ तो कोई पैसा लेने नहीं आएगा अपना, है ना। तो ये रेट फिक्स होता है, और ये कौन करता है, हमारा केंद्रीय सरकार फिक्स करती है सीआरआर को भी। तो ये जो रेट है यानी कि जो लोन देने का काम है वो इसी में से करता है। फिर इसी के हिसाब से आगे चलता है
कि मान लो अब 90 रुपए हमारे पास बचा, 90 में से भी फिर हमारा क्या है, 90 में से 10% यानी कि 9 रुपए फिर हमारे पे ये पड़ेगा। तो आगे जाके ये तब तक ये ट्रम चलता रहता है, तब तक ये हमारे पास पैसे पूरे नहीं हो जाते। तो सारी जो लोन देने का काम है हमारा सब सीआरआर से होता है, क्योंकि जो लोन देने का काम है सब सीआरआर के अंदर से ही होगा, और इसके बदले में हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, उसको ये पूरा कर देगा। अब पूरा करेगा फिर हमारे जो बैंक की जो कमाई है वो इसी सीआरआर में से होगी, सीआरआर में से होगी। इसी को हमें एलआरआर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर सीआरआर हमारा बढ़ता है, अगर हमारी ये तिजोरी बढ़ती है ना, तो अगर ये वाली तिजोरी जो सीआरआर, इसको हम सीआरआर बोल रहे, अगर ये तिजोरी बढ़ती है हमारी, तो उससे हमें नुकसान है, हमारी जो कमर्शियल बैंक को नुकसान है, कमर्शियल बैंक को नुकसान, हमारा ये बढ़ना चाहिए ताकि हम इंटरेस्ट दे पाए। अगर ये बढ़ता है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसमें हमें नुकसान है। ठीक है। तो कह रहा है ये नकदी बैंक क्या है अपने पास रखनी होती है, जिसमें क्या है, रुपए नकदी यानी कि तिजोरी रूप में जमा होती है, जिसको क्या है, नगद तिजोरी के नाम से जाना जाता है। यदि जितना अधिक होगा ये मुद्रा सर्जन की क्षमता उतनी कम होगी। समझ रहे हो। अभी ये फिलहाल 2024 में कितना है, 4.5 रेट जो है इसका बना हुआ है, जो कि हमारा केंद्रीय सरकार से ये फिक्स है। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वो है, यह वह दर है जिस पर क्या है, आरबीआई यानी कि जो आरबीआई है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई हमारी है, ये वाणिज्यिक बैंक को क्या है, लोन प्रदान कराती है, यानी कि ऋण प्रदान करवाती है। 6.75 अभी फिलहाल 2024 के अंदर 6.75 अभी फिलहाल के लिए। जब ये बढ़ता है, देखो इसका नुकसान और फायदा क्या है। यदि ये बढ़ेगा लोन, हमारी अगर बैंक हमारी लोन लेगी तो इससे हमें ही नुकसान होगा। जब बैंक का रेट बढ़ता है तो बैंक की जो ब्याज दर है वो बढ़ जाती है, जब ये कम होगा तो हमारी ब्याज दर भी कम हो जाएगी, तो इससे हमें नुकसान होता है। तो हमेशा ये कम होना चाहिए, बैंक रेट कम होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही रेपो रेट है, ये बैंक रेट ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और ये शॉर्ट टर्म के, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये वाले जो लोन्स है। रेपो रेट क्या है, बाकी सभी बैंक क्या है, आरबीआई से कुछ कम समय के लिए क्या करती है, ऋण लेती है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या है, ये क्या करती है, पैसे को लेती है, जिसको हम आरआर यानी कि रेपो रेट कहते हैं, और ये फिलहाल 6.5 चल रहा है इस समय। अगर ये बढ़ेगा तो इसमें हमारी आम जनता को नुकसान है, क्योंकि ये भी अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देती है। यदि इसी का उल्टा विपरीत रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट के नाम से जाना जाता है, अगर इसी में आरबीआई बैंकों से पैसा लेगी, यदि आरबीआई बैंकों से पैसा लेगी तो क्या होगा कि जो आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगी बैंकों को, तो उसका जो परसेंटेज है अभी 3.35% चल रहा है, यानी कि अभी आरबीआई के पास अभी बहुत पैसा है, तो अभी उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज की जो ये वीडियो है आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने काफी मेहनत करी है इस वीडियो के ऊपर। तो आप कमेंट करके बताओगे कि ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। देखो ये जो सारे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे को काफी कलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को लेकर आपके सामने आ पाता हूँ, तो काफी मेहनत लगती है। ठीक है। तो हालांकि आप जान गए होंगे, और भी बैंकिंग देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, बैंकिंग के लिए मैं और बीच बीच के अंदर क्या करता रहूंगा, इस टॉपिक को बनाता रहूंगा, जिससे क्या होगा, बैंकिंग के बारे में आपको और भी नॉलेज होती रहेगी। चेक को हम किस तरीके से बैंक के अंदर किस तरीके से चेक काम करता है, डीडी क्या होता है, इन सभी चीजों को मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन बताता रहूंगा। आज तो हमें कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, कुछ इतिहास पता चल गया, कुछ रेट वगैरह पता चल गए। ठीक है। इससे क्या है, ये जो नॉलेज है वो हमारे पास होनी चाहिए, और जो आप तक प्रोवाइड होगी है आप लोगों को भी प्रोवाइड करवाएं। तो आज की वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ताकि इस वीडियो को क्या है कि अभी जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो जल्दी इधर आपको डिजिटल बोर्ड दिखेगा। इसमें क्या है, मैं पीपीटी द्वारा इस इंफॉर्मेशन को और आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मैं फिर आपको बैंकिंग के द्वारा इन चित्रों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी तो बेसिक सी नॉलेज है, फिर मैं आपको ये आधुनिक बैंक वगैरह जितने भी आपके पीछे का इतिहास था, इंपीरियल बैंक कैसा था, तो ये इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा पाऊंगा ना। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, कोई नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपका लेकिन साथ चाहिए। तो जरूर उस कामयाबी पे हम जरूर पहुंचेंगे, लेकिन वो आपके बिना संभव नहीं है, तो मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस टॉपिक के लिए यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।